हाँ जी, गुड मॉर्निंग। 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हमने 7 चैप्टर करना है। 7 चैप्टर है इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंट पॉलिसी। मेरी आवाज वॉइस क्लियर है आपको? हाँ जी, सबसे पहले पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती क्या है? इट स्ट्राइव्स फ्रॉम अ बैलेंस रिलीजियस डेवलपमेंट, that is its try to ensure that industries are not clustered in specific area but develop in all part of the country। ठीक है। इंडस्ट्रीज पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि इंडस्ट्रीज किसी एक जगह पे लोकेटेड लोकेटेड ना हो, यानी कि सारी इंडस्ट्रीज एक जगह पे ना हो बल्कि पूरी कंट्रीज में डेवलप हो। ठीक है। इट ट्राई टू इंश्योर दैट स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ नेशन आर यूटिलाइज, जितने भी स्कार्स रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाए, यूटिलाइज्ड हो जाए। ठीक है। जिस एरिया में जो चीज सबसे ज्यादा मिलती है तो उस एरिया में उस बेस पे इंडस्ट्री सेटअप की जाए ताकि वो जो रिसोर्सेज मिल रहा है वहां पे उसका फायदा लिया जा सके। ठीक है। नॉट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट के मोटिव से नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए होनी चाहिए। पावर जो है वो गवर्नमेंट की भी होनी चाहिए ताकि वो इंडस्ट्रीज को रेगुलेट कर सके। ठीक है। जो पावर्स है वो फ्यू हैंड्स में नहीं देनी है। गवर्नमेंट का एरिया क्या है, इन्वेस्ट करना, और प्राइवेट सेक्टर का क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर का क्या है, रेगुलेट करना। प्राइवेट सेक्टर का क्या है, इन्वेस्ट करना। देन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 1948 आई थी। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इटसेल्फ पेव द पाथ फॉर द मिक्स्ड इकोनॉमी इन द नेशन। ठीक है। ये कौन सी इकोनॉमी लेके आया था, मिक्स्ड, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलके काम करेंगे। इट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। मिक्स इकोनॉमी का मतलब ही यही है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों आएंगे। ठीक है। इट असाइन अ प्रोग्रेसिव रोल फॉर द स्टेट for investment in industrialization and in regulating the private sector. It also accepting the importance of small and cottage industries in the development of local resources such as capital, labor, raw material, etc. ठीक है। इन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि इंडस्ट्रियल जो है वो डेवलपमेंट किस वे में होनी चाहिए, कैपिटल के फॉर्म में, लेबर के फॉर्म में, रॉ मटेरियल के फॉर्म। जो 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई थी। फर्स्ट इज वेयर द स्टेट हैव मोनोपोली। 3 इंडस्ट्रीज वर पुट अंडर दिस कैटेगरी। इसमें 3 इंडस्ट्रीज रखी गई जिसमें मोनोपोली रखी गई, यानी कि एक ही जना इस पे अधिकार कर सकता है। ऑटोनॉमी एनर्जी, रेल रेल ट्रांसपोर्ट एंड आर्म। ठीक है, आर्मी। इन तीनों पे सिर्फ गवर्नमेंट का हक था, ये मोनोपोली इंडस्ट्रीज थी। देन फ्यू इंडस्ट्रीज बाय स्टेट, कुछ इन्वेस्टमेंट की जिसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा थी, स्टेट के द्वारा। इसमें सारी की सारी स्टेट के द्वारा है, मोनोपोली है स्टेट की। इसमें कुछ स्टेट का है। ठीक है। लाइक टेलीफोन, टेलीग्राम, वायरलेस। ठीक है। मिनरल ऑयल। देन गवर्नमेंट कंट्रोल, लाइक हैवी केमिकल, हैवी मशीन्स, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर्स, शुगर, पेपर, कॉटन, वुलन टेक्सटाइल, ये इस पे गवर्नमेंट का रोल था। और अब प्राइवेट सेक्टर आ गए, जो भी रिमेन बचा इनके अलावा, बैंकिंग हो गया, ठीक है, हॉस्पिटैलिटीज हो गया, ये सब किस में आ गया, प्राइवेट सेक्टर्स में। देन न्यू पॉलिसी आई 56 में, किसके लिए, रेट ऑफ ग्रोथ और स्पीड को बढ़ाने के लिए, पब्लिक सेक्टर को एक्सपैंड करने के लिए, हैवी मशीन को डेवलप करने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक करने के लिए, डिसइक्विलिब्रियम को रिड्यूस करने के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, ये इसके फीचर्स हैं, इसके लिए ये आई थी। ठीक है। पुरानी वाली को छोड़ के नई वाली में क्यों गए, क्योंकि हमें इसमें ये फीचर्स चाहिए थे। अब 56 में 3 इंडस्ट्रीज रह गई, वहां 4 थी, यहाँ 3 रह गई। मोनोपोली रह गई, एक मिक्स्ड बना दी और एक सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए बना दी। स्टेट वाला काम खत्म कर दिया उन्होंने। एक दोनों की,
एक गवर्नमेंट की, एक प्राइवेट की, तीनों की रहेगी बस। देन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 1977 आई। ठीक है, द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज एट द सेंटर, द जनता पार्टी एज्यूम पावर, बिकम द प्राइम मिनिस्टर, मुरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, देन न्यू इकोनॉमी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1977। इनका मोटिव क्या था, इनके मेन एलिमेंट्स कौन से थे? डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल स्केल सेक्टर्स, स्मॉल सेक्टर्स पे इन्होंने ध्यान दिया। आइटम, रिवर्स फ्रॉम स्मॉल इंडस्ट्रीज वेंट अप फ्रॉम 180 टू 807। ठीक है, 180 थे जो कि कितने हो गए बाद में, 807। इसमें भी थ्री थ्री कैटेगरीज थी। फर्स्ट आ गई कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, यानी कि स्मॉल स्केल जो घर पे बना रहे हैं, काम कर रहे हैं वो। देन टाइनी टाइनी सेक्टर्स आ गए, जिनकी जो यूनिट्स थे, जो इक्विपमेंट्स थे, वो अप टू 1 लाख थे सिर्फ। ठीक है, और जिस टाउन की पॉपुलेशन लेस देन 50,000 थी, ये वहां पे थे। उस सेक्टर्स को हमने इसमें इंक्लूड किया था, स्मॉल स्केल सेक्टर्स में। ठीक है, देन थर्ड सेक्टर कौन सा था, जिसमें अप टू 10 लाख थे, और इसकी फिक्स्ड कैपिटल थी 15 लाख। इन्वेस्टमेंट अप टू 10 लाख एंड फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट थी 15 लाख। ये किस में इंक्लूड होएगा, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इंक्लूड होएगा। देन गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स। ठीक है, स्मॉल स्केल के लिए, इनकी हेल्प के लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स सेटअप किए। देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आ गई। बेसिक इंडस्ट्रीज essential for providing infrastructure as well as development of the small scale और विलेज इंडस्ट्रीज। इनका मेन मोटिव क्या था कि इन्होंने स्मॉल स्केल की डेवलपमेंट करनी है और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, जो लार्ज स्केल थी उनमें हाई टेक्नोलॉजीज यूज की जाती थी। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट। ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी। अब हम बात करें लार्ज बिजनेस हाउसेस की। ठीक है, ये भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 77 के अंडर आई थी। इसमें क्या है, स्टेट दैट फंड्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड बैंक्स should be developed to the growth of the small scale and medium scale units. Then large business houses have to rely on their internally generated resources for financial new projects और expansion of existing ones. ठीक है, ये लार्ज बिजनेस हाउसेस क्यों बनाए गए थे? ये स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल की हेल्प के लिए बनाए गए थे। जनरली इनका काम क्या था, न्यू प्रोजेक्ट को लेके आना, और जो ओल्ड प्रोजेक्ट है उसमें कुछ एक्सपेंशन करना, यानी कि न्यू कुछ लेके आना उसमें भी। ठीक है, देन जनता गवर्नमेंट हैज नॉट सेटिस्फाइड विद देम, रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। हाँ जी, देन जनता गवर्नमेंट हैज नॉट सेटिस्फाइड विद देम द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। देन अब पब्लिक सेक्टर की बात आ गई। इट फेल्ट दैट द पब्लिक सेक्टर शुड नॉट confirm its role to strategic and heavy goods, but has rather of the view that the public sector should vary into customer goods. It should encourage development of the wide range of industries and contribute to the growth of decentralized product by the making
available its expertise in technology and management to small scale and cottage industries। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर का रोल क्या होता था पहले, मतलब उनका मेन ज्यादा रोल नहीं था, प्राइवेट सेक्टर ने सारा रोल इंकर कर लिया था उनका, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी लेके आई थी प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, उनके पास एक्सपर्ट्स भी थे, मैनेजमेंट्स भी थी। देन इसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट सेक्टर का जो पब्लिक सेक्टर है उनका रोल क्या हो गया, कम हो गया। देन अप्रोचेस वर्ड टुवर्ड्स द 6 यूनिट्स। इन सब पॉलिसीज के बाद नेक्स्ट न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 में। ठीक है, ये अनाउंस की गई थी जुलाई 24, 1991 में बाय द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम हमारे, पीवी नरसिम्हा राव। When all the earlier industries policies talking about how to regulate the private sector in a so-called nation interest, NIP मतलब न्यू इकोनॉमी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी टेकिंग अबाउट री रेगुलेटिंग एंड डी लाइसेंसिंग। ठीक है, डी लाइसेंसिंग मतलब अब लाइसेंस सिस्टम जो था वो अबॉलिश कर दिया गया था। व्हेन when with every next industrial policies the rule of the public sector increase in the economy and newer restrictions were introduced to the private sector. This NIP not only limited the role of public sector but also talking about disinvestment and enough room to the private sector and foreign capital to develop and invest। ठीक है, जितनी भी अब तक पॉलिसीज आई थी उसमें जो रेगुलेशन का काम था वो किसका था, पब्लिक सेक्टर का था। सारी रेगुलेशन कौन कर रहा था, पब्लिक सेक्टर कर रही थी। उनका रोल बढ़ाते ही जा रहे थे पुरानी पॉलिसीज में। लेकिन आफ्टर 1991 न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के बाद प्राइवेट सेक्टर को एक अलग से रूम का मतलब है, यहाँ पे अलग से उनको एक सेक्टर दिया गया कि वो भी अपना वर्क खुद इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं और फॉरेन कैपिटल को क्या कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के, इंडस्ट्रीज की रैपिड ग्रोथ करना, न्यू अपॉर्चुनिटीज लेके आना प्राइवेट सेक्टर के लिए, पेमेंट मेथड को इम्प्रूव करना, प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करवाना, डी लाइसेंसिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज। ठीक है, अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ चाहिए तो डी लाइसेंसिंग चाहिए। देन फॉरेन कैपिटल को एनकरेज करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना, बिग बिजनेस हाउसेस को अप्रोचेस करना, ठीक है, उनको बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करना बेटर तरीके से। ठीक है, बाय द प्राइवेट सेक्टर। देन अप्रेजल फॉर द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। जो न्यू इकोनॉमी इकोनॉमी पॉलिसी आई थी वो एक तरह का न्यू एक्सपीरियंस लेके आई थी, क्योंकि सारे लाइसेंस सिस्टम हटा दिए गए थे। सिर्फ 5 जो इंडस्ट्री थी उन पे लाइसेंस था, बाकी सारी इंडस्ट्रीज लाइसेंस फ्री कर दी गई थी। फॉरेन को फॉरेन कैपिटल को एनकरेज किया गया था, बढ़ाया गया था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन भी आया था, प्राइवेटाइजेशन भी आया था। एंड द इंडस्ट्रीज पॉलिसीज रिलेटेड टू लार्ज स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज। माइक्रो का मतलब भी स्मॉल होता है, लाइक अ फर्म, एक सिंगल फर्म। देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, माइक्रो में कितना कर सकते हैं हम, 25 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगी वो 25 लाख से ऊपर एक्सीड नहीं करनी चाहिए। स्मॉल स्केल में 25 से तो अबव होगी, मोर देन 25 होगी, लेकिन नॉट एक्सीड 5 करोड़। क्लियर है, मीडियम यानी कि मोर देन 5 करोड़ बट नॉट एक्सीड
10 करोड़। ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चल रही हैं अभी। ये उनकी थी प्लांट और मशीनरी में जितनी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो। नेक्स्ट अब इनकी आ गई सर्विस सेक्टर के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट में वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। माइक्रो वाले 10 लाख, 10 लाख से ऊपर नहीं कर सकते। अगर वो स्मॉल है तो more than 10 बट less than 2 करोड़। ठीक है। मीडियम है तो more than 2 करोड़, less than 5 करोड़, अप्रोक्स 5। क्लियर है। देन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। The Indian government established a licensing system in order to maintain control over industrial according to the Industrialization Development and Regulation Act 1951. A license is a written permission granted to an enterprise by the government according to which the product mentioned can be manufactured by the enterprise. ठीक है। लाइसेंस क्या होता है? एक रिटर्न परमिट होता है। ठीक है। एक ग्रांट दी जाती है एंटरप्राइज को कि वो जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग वो कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा उनको रिटर्न परमिट दिया जाता है, मतलब रिटर्न परमिशन दी जाती है काम करने के लिए। ठीक है। जो लाइसेंस था वो मेनी सेक्टर्स पे इंक्लूड था। ठीक है। और इसमें इंक्लूडेड क्या क्या होता है? नेम होता है प्रोडक्ट का जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लेस होता है जहाँ पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सपेंशन जितनी भी उसमें इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो सब लिखेंगे हम उसमें, प्रोडक्शन कैपेसिटी लास्ट लिमिटेड जितनी है वो लिखेंगे। महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना। गवर्नमेंट ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ, ये तीन तरह के स्टेटस जो है वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस द्वारा दिए जाते थे। ठीक है। इंडस्ट्रीज को। अब महारत्ना में कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? इन्होंने ऑलरेडी नवरत्ना स्टेटस जो है वो लिया होता था, देन वो किस में शिफ्ट होते थे? महारत्ना में शिफ्ट होते थे। ठीक है। इनकी एनुअल टर्नओवर कितनी होनी चाहिए थी? more than 25,000 करोड़। तो वो किस में शिफ्ट हो जाएंगे? वो महारत्ना इंडस्ट्रीज में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। महारत्ना पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बन जाएंगे। मतलब ये कैटेगरी है, तीन कैटेगरी बनाई हुई है कि गवर्नमेंट द्वारा ये वाली इंडस्ट्रीज किस सेक्टर में आती है उनकी टर्नओवर के अकॉर्डिंग। ठीक है। एनुअल नेटवर्थ 15,000 करोड़। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता था उनका एनुअल आफ्टर लास्ट 3 ईयर का, मतलब 3 ईयर का एवरेज करके, दैट इज 5,000 करोड़। अगर ये सब कंडीशंस फुलफिल कर देते हैं ये, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? वो महारत्ना की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। देन नवरत्ना वाले कौन थे? जिन्होंने मिनी रत्ना का कैटेगरी पहले से ही फुलफिल कर ली होती थी। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी जाने के लिए फर्स्ट कैटेगरी फुलफिल करनी होती थी। तो जो मिनी रत्ना क्लियर कर चुके हैं वो नवरत्ना में जाएंगे। इनकी भी टर्नओवर दी हुई है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट वर्थ दी हुई है। ग्रोस मार्जिन दिया हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट प्रॉफिट दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है। ठीक है। सेम इस अकॉर्डिंग ही है महारत्ना को। देन मिनी रत्ना आ गया, यानी कि फर्स्ट स्टेज। इसके अंडर भी 2 स्टेजेस हैं मिनी रत्ना के। The concept of Mini Ratna was introduced by the Government of India in 2002, and its status was given to the total 41 industrial
कंपनीज, ठीक है। कितने इंडस्ट्रीज को दिया गया? 41 को इन 2002। राइट नाउ आप चेक करके आना। राइट नाउ कितने को दिया गया ये आप चेक करोगे 2024। देन Mini Ratna allowed to enter into joint venture. They can set subsidiaries companies and can also open office overseas but with certain limitations, ठीक है। ये सब्सिडरीज कंपनीज भी खोल सकते हैं अपनी, ठीक है, यानी कि अपनी ब्रांचेस। देन ओवरसीज ऑफिस भी खोल सकते हैं यानी कि फॉरेन्स में, बट विद सम लिमिट्स, कुछ लिमिटेशन है, कुछ रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग। ये करंटली का डाटा दिखा रहे हैं, 17 कंपनीज है करंटली। करंटली भी ये 2022 का डाटा है, ठीक है। तो आपने 2024 का डाटा निकालना है। कैटेगरी वन कौन सी है? जो लास्ट ईयर से नेट प्रॉफिट जिनका 30 करोड़ है, ठीक है, वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। इसमें अप्रोक्स कितनी कंपनीज हैं? 62। सेकेंड कैटेगरी कौन सी है? सेकेंड कैटेगरी में 12 कंपनीज हैं जिनका 30 करोड़ से कम है, वो सेकेंड कैटेगरी में। ये डिफरेंट नेम दिए हुए हैं जो महामंत्रास में आते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, भारत पेट्रोलियम। ये महारत्ना वाले हैं यानी कि 25,000 करोड़ वाले। नाउ आ गया कंपल्सरी लाइसेंसिंग। मैंने बताया था सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज को लाइसेंस कंपल्सरी कर दिए गए थे, बाकी सारी जो कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज थी, उनसे लाइसेंस हटा दिए गए थे, यानी कि डी लाइसेंसिंग आ गया था आफ्टर 1991, आफ्टर न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, ठीक है। तो जो 5 वो इंडस्ट्रीज थी वो कौन सी थी? अल्कोहल की, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजर की, हैजार्ड गुड की, डिफेंस की, और तंबाकू की। ये 5 इंडस्ट्रीज थी, इन पे लाइसेंस मैंडेटरी था यानी कि कंपल्सरी था, बाकी सब पे लाइसेंस हटा दिए गए थे। देन स्टॉक एक्सचेंज आपने पढ़ा ही हुआ है, ये दोबारा रीड करना है या ये क्लियर है आपको? देखो, अगर आपका 50,000 करोड़ है, ठीक है, ऑलरेडी आप महामंत्रा में आते हो। अगर आप लूज कर जाते हो, ठीक है, लॉस हो जाता है मान लो आपको, देन आप शिफ्ट कर जाओगे नवरत्ना में, नीचे नहीं जाओगे, नवरत्ना में शिफ्ट कर जाओगे, ठीक है। वो भी तब शिफ्ट करोगे जब इसके अकॉर्डिंग आप आ जाओगे, अदरवाइज आप इसी में ही रहोगे। 3 इयर्स तक आपको देखा जाएगा, 3 इयर्स तक आपको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। 3 इयर्स तक अगर आपने वापस 5 करोड़ कर लिया, देन तो आप महारत्ना में ही हो। अगर आप 5 करोड़ से नीचे आ जाते हो आफ्टर 3 ईयर, क्योंकि 3 ईयर का एवरेज लेके चल रहे हैं, ठीक है, देन आपको उस किस में शिफ्ट कर दिया जाएगा? नवरत्ना में शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्लियर? हाँ जी ध्रुव, क्लियर है। देन स्टॉक एक्सचेंज, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ पे स्टॉक्स में डील की जाती है, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग की जाती है सिक्योरिटीज की। जो मेन सिक्योरिटीज में डील करता है दैट इज सेबी, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी है जो कि 1875 में आया था।
ठीक है। देन दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज आया 1947 में। देन टाइप क्या होती है मार्केट की? प्राइवेट मार्केट, मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या है? मार्केट एज अ फाइनेंशियल मार्केट विच हैज लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म में डील करती हैं, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, दैट इज। ये फॉरेन की कंट्रीज है, ये यहाँ की नहीं है। तो ये यहाँ के अकॉर्डिंग नॉर्म्स में नहीं आएंगी। ठीक है, हमारी इंडिया इंडिया की कंट्री हमारे नॉर्म्स में आएंगी। देन प्राइमरी मार्केट यानी कि इक्विटी में डील कर रहे हैं, फ्रेश शेयर्स, फ्रेश इशू कर रहे हैं जब। ठीक है, कोई न्यू कंपनी न्यू इशू करती है अपने शेयर्स को। ठीक है, सेल करती है अपने शेयर्स को, सिक्योरिटीज को। देन वो प्राइमरी मार्केट में आती हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या है? जिसमें सेकेंडरी गुड्स आते हैं, यानी कि ऑलरेडी इशूड जो हैं सिक्योरिटीज, उनका डीलिंग चल रही है, उनकी अगेन डीलिंग एंड डीलिंग चल रही है, बाय एंड सेल चल रहा है, तो वो सेकेंडरी मार्केट में आएगा। देन मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट है शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म मार्केट। मेनली शॉर्ट टर्म में डील करती है ये मार्केट, सिक्योरिटीज में, शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज। ठीक है, लाइक शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म इक्विटी। स्टॉक एक्सचेंज आपने पढ़ा हुआ है, एक एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो कि सिक्योरिटीज और शेयर्स का बाय एंड सेल करता है। ठीक है, ट्रेड करता है। ये आपको हिस्ट्री दे दी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। 23 स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, बॉम्बे जो है वो सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आ गई, ये 1993 में आई थी। ठीक है, और ट्रेडिंग के लिए जब ये सेटअप हुई थी तो ये 1994 के मिड में स्टार्ट कर दी गई थी, ट्रेडिंग के लिए ओपन कर दी गई थी पब्लिक के लिए। देन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या है? इट इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ मेंबर्स टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज on a stock exchange with a view to make profit to anticipated raise or falls in price of the security। ठीक है, प्राइस के कम होते और बढ़ने पे जब बायर्स और मेंबर्स जो हैं वो डीलिंग करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बनाने के मतलब इनका मोटिव क्या होता है? मेन प्रॉफिट बनाना। तो उसको हम कौन सा पर्पस बोलते हैं? वो स्पेकुलेशन पर्पस होती है। ठीक है, ये काइंड है स्पेकुलेशन के: बुल मार्केट, बियर मार्केट, लेम डक, या आपने पढ़ा हुआ है तेजी वाला मंदी वाला। ठीक है, तेजी वाला क्या करता है? अभी रिसेंट प्रोडक्ट खरीद लेता है, यानी कि शेयर्स खरीद लेता है, और फ्यूचर में जब उसके प्राइस बढ़ते हैं तो वो उसको सेल कर देता है। वो उसको बोलते हैं बुल मार्केट। बियर इसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, बाय कर लेता है लेकिन उसको होप होती है कि प्राइस बढ़ेंगे, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ते हैं तो उसको लेस पे ही अपने स्टॉक्स निकालने पड़ते हैं, शॉर्ट सेलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, देन डियर। डियर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स इज issue market only by paying application money and allotment money. He is not a genuine investor, but he sell the allotted security at the premium and make profit। ठीक है, डियर क्या करता है? मार्केट से जो शेयर्स हैं वो खरीद लेता है, लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी ही पे करता है। ये तो आपने पढ़ा हुआ है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ये तो पढ़ा हुआ है फर्स्ट बीकॉम में। ठीक है,
तो ये सिर्फ ये दो चीजें पे करता है, एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी। ये जेन्युइन इन्वेस्टर नहीं होता, यानी कि ये अपने लिए इन्वेस्ट नहीं करता। ये किस लिए इन्वेस्ट करता है? ताकि ये इसको आगे सेल कर सके, ठीक है, प्रीमियम पे। ये खरीदता है कंपनी से, कंपनी के शेयर खत्म हो जाते हैं, देन उसकी गुडविल बढ़ जाती है, तो लोग बाय करना चाहते हैं, लेकिन कंपनी के पास अब शेयर नहीं है। तो तब कौन सामने आता है? तब डियर जो है वो सामने आते हैं। वो क्या करते हैं? उनके शेयर्स, कंपनी के शेयर्स को प्रीमियम पे बेच देते हैं, यानी कि 10 का शेयर 12 पे बेच देते हैं। ठीक है, इनका सिर्फ मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। देन लेम डक। लेम डक कौन होते हैं? बियर ऑपरेटिंग फाइंड इट डिफिकल्टी टू डिलीवर द सिक्योरिटीज टू द कस्टमर on a particular day as agreed upon. He struggled as a lame duck in fulfillment his commitment. His happen when the prices do not fall as expected by the buyer and the other party is not willing to postpone the settlement of the next period. ठीक है, ये जो है वो खरीद लेते हैं हाई पे। ठीक है, इनका मोटिव होता है कि वो हाई पे ही आगे सेल करें, लेकिन प्राइस बढ़ता नहीं है, लेकिन इन्होंने कमिटमेंट कर दी है आगे, एक डेट पे कमिटमेंट हो गई है कि आगे उन्होंने देना ही है वो प्रोडक्ट, ठीक है, सेल करनी है सिक्योरिटी। लेकिन अगर तो तब तक प्राइस इनके अकॉर्डिंग बढ़ जाता है तो इनको फायदा हो जाता है। अगर इनके अकॉर्डिंग प्राइस नहीं बढ़ता है तो इनके अकॉर्डिंग फायदा भी इनको नहीं हो। इनको अपने कमिटमेंट पे जो है कमिटमेंट फुलफिलमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्टी है वो सेटलमेंट चाहती है। देन सेबी आ गया। सेबी कब आई थी? 12 अप्रैल 1988 में आई थी, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 31 जनवरी 1992 में मेड स्टैट्यूटरी बॉडी बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ऑब्जेक्टिव क्या था सेबी का? मेन ऑब्जेक्ट है इसका रेगुलेट करना, जो भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं, ठीक है, जो भी शेयर्स में डील कर रहे हैं उनको सबको क्या करना? रेगुलेट करना। रेगुलेट द वर्किंग ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी जो कर रहे हैं इनसाइडर्स। मेन इसका फंक्शन था रेगुलेट ही करना, ये रेगुलेट ही करती है हमारी सिक्योरिटीज, स्टॉक्स को। ठीक है, देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि फॉरेन से वो फॉरेन की कंट्री जो है, फॉरेन कंट्रीज जो हैं वो डायरेक्टली हमारे इंडिया के वेंचर्स में, इंडिया की कंट्री की जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें इन्वेस्ट करें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट occurs when a firm invests directly in new facility to produce and to make in foreign countries, market in the foreign countries. The firm become a multinational enterprises. आउटफ्लो ऑफ एफडीआई, यानी कि फ्लो जो है वो कंट्री के बाहर जा रहा है, यानी कि एफडीआई हम किसी और कंट्री में कर रहे हैं। इनफ्लो यानी कि हमारी कंट्री में एफडीआई आ रही, बाहर की कंट्रीज हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, दैट इज इनफ्लो। हम कहीं और कर रहे हैं, दैट इज आउटफ्लो। टू फॉर्म है एफडीआई के, एक तो ग्रीन फील्ड है, एक है ब्राउन फील्ड। ठीक है, ग्रीन फील्ड क्या है? जब हम टोटली न्यू कर रहे हैं, सब कुछ न्यू। ठीक है, होली न्यू ऑपरेशंस इन अ फॉरेन कंट्री, बिल्कुल न्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं। और ब्राउन फील्ड क्या है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में ही कुछ न्यू लेके आ रहे हैं, लेके न्यू ही आ रहे हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग मार्केट में ही लेके आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही लेके आ रहे हैं, दैट इज ब्राउन फील्ड। एफडीआई कहाँ अलाउड नहीं है? जो जहाँ पे मोनोपोली है,
जो 5 सेक्टर हमने गिनाए थे, ठीक है, जहाँ पे मोनोपोली है वहां पे एफडीआई अलाउड नहीं होएगा। लाइक रेलवे, ठीक है, ऑटोनॉमी, कोल एंड माइन, ठीक है, आयरन, डायमंड्स, इनमें जो है एफडीआई अलाउड नहीं है। ये एफडीआई के एडवांटेज डिसएडवांटेज आ गए, फेवरेबल और अनफेवरेबल। ठीक है, एफडीआई से चीप लेबर मिल जाती है, बट गवर्नमेंट का रोल जो है वो भी कम हो जाता है। 2000 से 2020 तक एफडीआई का इनफ्लो क्या रहा है, ये इनफ्लो दिया हुआ है एफडीआई का। ये सारा डाटा है, ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। देन एडवांटेज डिसएडवांटेजेस आ गए। एफडीआई और एफपीआई में क्या फर्क है? एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों में इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन एफपीआई में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स में ही हम जो है डील करते हैं। ठीक है, और एफडीआई में लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है और एफपीआई में सिर्फ शॉर्ट टर्म होता है। ये मेन प्रॉफिट मोटिव के लिए होती है एफपीआई। हाँ जी, हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। हैव यू एनी डाउट?